का मुद्दा प्राइम डिबेट का कानून व्यवस्था पर तकरार, अपनों का वार। जी हां, कानून व्यवस्था पर कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के सवाल से सियासी संग्राम छिड़ गया है। ओसियां हत्याकांड पर दिव्या मदेरणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो खुद सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इसी पर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक जब बता रही है कि राज्य की कानून व्यवस्था कैसी है, यह सच सामने आ रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि स्थिति प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या है। इसी पर चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अपनों के सवाल, सियासी संग्राम। दिव्या मदेरणा ने कहा वो खुद महफूज नहीं है, जनता कैसे रहेगी सुरक्षित। अगर हमला हुआ तो फिर सुरक्षित कैसे हूं मैं? तो दो बात तो नहीं कर सकते ना हम। अगर हमला हुआ तो सुरक्षित नहीं हूं, और मेरे पे जिसने हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं। बीजेपी का तंज, कांग्रेस विधायक बता रही हैं राज्य की कानून व्यवस्था का सच। कांग्रेस की माननीय विधायक वो कहती है मैं सुरक्षा के बीच में चलती हूं, फिर भी मेरे पे हमला हो जाता है। कांग्रेस की एमएलए जी, आपको वीडियो हम दिखा देंगे। मेरे पे हमला हो जाता है और किस तरह का दबाव है कि आईजी कार्रवाई नहीं। दिव्या मदेरणा के बयान पर सियासत का पारा हाई। कानून व्यवस्था पर तकरार, अपनों का वार। वैसे जब अपनों का हमला और अपनों का वार होता है तो जख्म ज्यादा गहरा होता है, लेकिन बीजेपी ने भी सदन से लेकर सड़क तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आरएलपी ने तो कह दिया कि एनकाउंटर बदमाशों का होना चाहिए। चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए एक एक करके सभी का परिचय कराते हैं। सुमन शर्मा जी बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत सुमन जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी जुड़े हैं, बहुत कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। मेरे साथ राजपाल चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है आरएलपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा मिथिलेश जैमिनी जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र आर्य साहब, पहला सवाल आपसे कि बड़ी अच्छी बात है कि अपराध के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब आप ही की पार्टी की विधायक दिव्या मदेरणा ये कहती हैं कि सुरक्षा होने के बावजूद मेरे पर हमला होता है, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा, सोचिए जरा, तो फिर बचता क्या है सर? देखिए रविंद्र जी, जहां तक राजस्थान की पुलिस व्यवस्था की बात है या कानून व्यवस्था की बात है, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगलवार का दिन जब राजस्थान के अंदर संगठित क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ, पूरी ध्वनिमत से वो विधेयक पारित हुआ, उसके अंदर तमाम तरीके के प्रावधान किए गए जिस तरीके से संगठित अपराध को रोका जाए। और पिछले अप्रैल 2023 तक करीबन 15,000 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा। पिछले 6 महीने के अंदर करीबन 35,000 अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें तमाम तरीके के संगीन अपराध करने वाले भगोड़े और मतलब अपराधियों को शरण देने वाले गैंगस्टर, तमाम लोग पकड़े गए। राजस्थान पुलिस बेहतर काम कर रही है, और मैं तो आपको आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूं कि हत्या के मामलों में राजस्थान में 4.08 की गिरावट दर्ज की गई है, डकैती के मामलों में 25.86 की कमी, दुष्कर्म के मामले के अंदर 5.7% की कमी, नकबजनी के मामले में 8% की कमी, दुष्कर्म जो नाबालिग बच्चों के पॉक्सो के जो मामले होते हैं, पॉक्सो के जो मामले होते हैं, उसमें 4.49 की कमी हुई है, और अन्य अपराधों के अंदर 0.8% की कमी दर्ज की गई है। राजस्थान पुलिस बेहतर काम कर रही है। आपको पता होगा कि मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के अंदर जिस तरीके से राजस्थान कारागार बिल भी पास किया गया, उसके अंदर अपराधियों का 95% जेलों से वीसी के द्वारा उनकी पेशी की जाएगी। तो राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिनके पास गृह विभाग भी है, पूरी तरीके से राजेंद्र आर्य जी जो ये दिव्या मदेरणा कह रही है, मतलब गलत कह रही हैं। देखिए, मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, उन आंकड़ों से अगर आपको ऐतराज है तो बताइए। मैंने वो आंकड़े दिए जो राजस्थान पुलिस जारी करती है, डीजी जो हमारे हैं वो जारी करते हैं। मैं आपको तथ्यों के साथ बात करता हूं। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से मकोका की तर्ज पर जो महाराष्ट्र के अंदर संगठित क्राइम को कंट्रोल करने का कानून था, वो राकोका राजस्थान में पारित हो चुका है। आपको पता होगा कि इसमें गैंगस्टर को शरण देने वालों के ऊपर भी सजा है,
जो भगोड़े हैं या दिव्या मदेरणा जी ने जो बयान दिया कि जनता कैसे सुरक्षित होगी जब मैं खुद एक विधायक सुरक्षित नहीं हूं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान के अंदर पहले 277 दिन लगते थे महिलाओं के अपराधों की जांच के, वो घटकर 52 दिन रह गए हैं। ये पुलिस की तत्परता का है। और आपने खुद ने, जैसा कि अपनी डिबेट के शुरुआत में बताया कि जिस तरीके से अपराध घटित हुआ, ओसिया के अंदर जो अपराध घटित हुआ, वो समाज के लिए एक बहुत ही जघन्य अपराध है, विभत्स चेहरा है। माननीय जो हमारा मानवाधिकार आयोग है, उन्होंने भी संज्ञान लिया, राजस्थान पुलिस ने भी लिया। सुमन शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि कानून सख्ती से बनाए जा रहे हैं, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा रहा है, अपराधों में लगातार आंकड़ों में कमी आ रही है, सदन में सरकार जवाब दे रही है, अपना पक्ष रख रही है, और क्या चाहते हैं आप? एनकाउंटर कर दें? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने का आंकड़ों के परसेंटेज आपके सामने रख रहे थे। मैं तो उन आंकड़ों पे कतई विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि जो राजस्थान में रोज घटित हो रहा है, आप और हम कई बार डिबेट में बैठे हैं, रोज प्रति घंटा, बल्कि मैं कहूँ तो वो क्या है, वो भी तो राजस्थान में ही घटित हो रहे हैं। इनके जो उप मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, सचिन पायलट कहते हैं कि राजस्थान में अपराध भ्रष्टाचार चरम पे है। उसी के साथ दिव्या मदेरणा ने आज कहा कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, हमारी सांसद रंजीता कोहली भरतपुर से, वो सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, रोज सामान्य नागरिक मारा जा रहा है और आप पकड़ के अपने पीठ को थपथपा रहे हो, मारोगे भी। आंकड़ों में कमी आ रही है, कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है, यही जानना चाहती हूं मैं। आपको मैं अभी लेटेस्ट घटना बताती हूँ। हिंडौन सिटी का थाना है, वहां पे जो महिला के साथ बर्बरता मौत की गई, गैंग रेप के साथ, उसको एसिड से जला के कुएं में, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। जब हम लोग वहां पहुंचे, वहां आंदोलन हुआ, तब जाके एफआईआर हुई और तब जाके कहीं एक को पकड़ा गया, मेन मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा गया। इसे पीठ थपथपाने की कतई कहीं जरूरत नहीं है। राजस्थान के आंकड़े को पढ़ के, आंकड़ों को पढ़ के आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में दुर्घटनाएं नहीं हो रही है। राजस्थान चरम, देखिए बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, आप अपने आंखों से चश्मा उतारिए और राजस्थान को देखिए कि क्या हो रहा है, नागरिक की हालत क्या हो रही है, जनता कैसे परेशान हो रही है। आप तो बता रहे हैं कि जोधपुर में आरोपी तुरंत पकड़ लिए गए और ये भी बता दिया गया कि एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, जोधपुर में आरोपी तुरंत पकड़ा गया, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन बाकी सीकर में क्या हुआ, झुंझुनू में क्या हुआ, भरतपुर में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, इसके अलावा जो घटना थी उसमें आपने क्या किया, सो बताइए। एक को पकड़ के आप पीठ थपथपा के 4 दिन से चिल्ला रहे हो, पर बाकी में क्या हुआ वो भी तो हमें बताइए। अपराध के अंदर एक घटना में आप पकड़ के पीठ बहुत थपथपा रहे हैं और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान नहीं था, वो आपका बहुत बड़ा योगदान नहीं था। वहां के राजपाल चौधरी जी, आज हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि बदमाशों का एनकाउंटर करना चाहिए, फर्जी और फेक एनकाउंटर से वाहवाही बटोरने की और पीठ थपथपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर से क्राइम कम होगा और क्या यही एकमात्र रास्ता रह गया? देखिए, जब तक किसी चीज का डर नहीं होता, अगर अपराधियों के अंदर पुलिस का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, गवर्नमेंट का डर नहीं होगा, तब तक हमारा मानना है कि ये क्राइम कम नहीं हो सकता। आज के टाइम में प्रदेश की दुर्दशा यह है कि भ्रष्टाचार के अंदर प्रदेश 1 नंबर पे, क्राइम में 1 नंबर पे, महिला अपराध में 1 नंबर पे, हर जगह से। ये तो आंकड़ों का जो माया जाल है, ये जाल माया जाल, ये जादूगिरी है ना, जो अशोक गहलोत जी मुखिया जी है, ये इनकी जादूगिरी है। बाकी आप ग्राउंड की बात करोगे तो देखिए, आपको एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 ऐसे जघन्य अपराध देखने को मिलेंगे। कभी महिलाओं पे अत्याचार, कभी दलितों पे अत्याचार। राजेंद्र आर्य जी, राजपाल चौधरी को नंबर 1 बता रहे हैं क्राइम में, बिल्कुल नंबर 1 है राजस्थान। देखिए, कभी हमने बता रहे, राजस्थान की जनता भुगत रही है इस चीज को। राजस्थान की जनता बताइए, राजस्थान की जनता के बीच में जाओगे, दलितों पर अत्याचार, खाजूवाला के अंदर देखिए कितनी बड़ी घटना। ये केवल आंकड़ों के जाल में फंसाना ही काम है। आप कह रहे हो इनके आंकड़े हैं, ये जादूगिरी के आंकड़े हैं। आंकड़ों के अंदर तो प्रदेश के मुखिया जी कहते हैं कि हमने सब कुछ फ्री कर दिया, प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया। कहां कर दिया? 1 मिनट गलत एफआईआर कराती है। राजपाल चौधरी जी, आप ये बताइए कि एनकाउंटर ही का एकमात्र विकल्प रह गया क्या? हमारा कहने का स्पष्ट तात्पर्य यह है
कि जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर एनकाउंटर करने जैसा कोई जघन्य अपराध है तो उसका एनकाउंटर करना चाहिए। एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाए? अगर कोई अपराधी है तो उसको फास्ट कोर्ट के तहत कोर्ट में अंदर कार्रवाई करनी चाहिए, और एनकाउंटर करने वाला तो उसका एनकाउंटर करो। अगर अपराधियों में मर्डर कैसे होगा? आप देखिए तो खाजूवाला की पूरा पुलिस, ये सरकार की मंशा यदि एनकाउंटर की होती तो जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी ऐसे छूट नहीं जाते। वो कांग्रेस अगर इनकी मंशा होती अपराधियों को दंड बताइए कि दिव्या मदेरणा का यह कहना कि एसपी और कलेक्टर तो बढ़िया काम कर रहे हैं, सरकार राकोका मकोका की तर्ज पर लेकर आई, यह भी एक बेहतरीन पहल है, लेकिन आईजी सुनते नहीं है, एसी कमरे में बैठे रहते हैं अपने मुख्यालय में। और दूसरी बात, यहां जहां एनकाउंटर की उठ रही है तो एनकाउंटर पता नहीं अपराधियों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस की अभिरक्षा में विचाराधीन अलवर से मारा जा रहा है। जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधियों रहनुमाई में वकालत क्यों नहीं सही जयमिनी साहब, आप इस चीज को देखिए। अगर अपराधियों के दुश्मन है, अपराधियों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधियों को क्यों बख्शा गया? बताइए मिथिलेश जी, पैरवी इतनी लचर क्यों की गई? प्लीज बताएंगे आप? सुमन जी एक मिनट। मिथिलेश जी देखिए रविंद्र जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि आप कानून तो बहुत बढ़िया लाए, एंटी चीटिंग बिल भी लेके आए, उसके बाद चीटिंग रुकी क्या? अब हम मकोका की तरह राकोका लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है। एग्जीक्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जो दिव्या मदेरणा जी की बात है, दिव्या मदेरणा जी सरकार की हर स्कीम पर उंगली उठाती रही है। आपको पता होगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पे भी उन्होंने उंगली उठाई थी और एक अस्पताल का वीडियो बना के बताया था। बिल्कुल। और ये जो जख्म है ये बड़ा पुराना जख्म है, जो सीपी जोशी साहब ने कहा कि तीसरी पीढ़ी को तो बख्श दीजिए। ये जख्म सियासी जख्म है जो चल रहा है, लेकिन जो पुलिस का सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की दरकार है। वो दुरुस्त करने की दरकार क्या है कि कम्युनिटी पुलिस सिस्टम है, उसमें जो बीट के पुलिस अधिकारी होते हैं गांव के लोगों को जोड़ के रखते हैं। हकीकत यह है कि किसी भी गांव का, मैं भी गांव का आदमी हूं, किसी भी गांव वाले को पुलिस थाने वाले इसलिए नहीं जोड़ते हैं कि उसको बुलाना पड़ेगा, वो कस्बे वाले को ही अपनी जो पुलिस की कम्युनिटी मीटिंग होती है उसमें बुला के काम चला लेते हैं। पहले बीट वाले गांव में जाते थे तो उन्हें पता रहता था किस घर में क्या तनाव चल रहा है, क्या गांव से वालों से मिलते थे। जो ये संवाद खत्म किया है उस संवाद से क्राइम बढ़ा है। और जहां तक आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, देखिए लालू यादव ने कहा था कि राज दंड से चलता है। दंड का मतलब भय जरूरी है। हमारे यहां कहा भी है रामचरितमानस में, भय बिन होई न प्रीत। जो भय का माहौल जरूरी है अपराधियों में, क्योंकि जब तक आप प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको इसी तरह, आप ठीक है आप पकड़ लोगे वो एक अच्छी बात है, लेकिन डिटेन करना तो पुलिस का आसान काम है। लेकिन प्रिवेंटिव जो पुलिस का हमारा स्लोगन है कि अपराधियों में भय आम जन में विश्वास, उसको कायम करने के लिए जो हनुमान बेनीवाल ने कहा है, क्योंकि हमने देखा यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधरी है और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट, आप कह रहे हैं कि डर नहीं है अपराधियों में, आप ये कह रहे हैं कि पुलिसिंग दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल दुरुस्त करनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ राजेंद्र जी का तो कह रहा है कि आंकड़ों में कमी आई है। जो कानून है, राजेंद्र आर्य जी का तो कहना है कि आंकड़ों में कमी आई है क्राइम के। देखिए भैंस को कांकड़े और सरकार को आंकड़े, ये बहुत लाडले होते हैं, ये दोनों कवच होते हैं। भैंस को आप कांकड़ा खिला दो अच्छा दूध देती है, और सरकार को आप आंकड़े पढ़ा दो सरकार खुश हो जाती है। ये ब्यूरोक्रेट्स की चाल होती है, वो दुग्ध उत्पादक की चाल होती है। लेकिन सच्चाई यह है ग्राउंड पर आपको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है आज दिनेश एमएन जी को भेज दिया और जो शांति धारीवाल जी ने बयान दे दिया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप देखिए सदन में भी दिव्या मदेरणा जी के साथ भेदभाव हुआ। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए आरएलपी के पुखराज गर्ग को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन क्वेश्चन आवर में जब उनकी खुद की विधायक खुद के विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाना चाह रही थी तो उसे नहीं बोलने दिया गया। तो आप किसी को इतना प्रेशर में लाओगे, सियासी प्रेशर में, तो वो बोलेगी। और जो उन पर हमला हुआ उसकी फाइल को वहां भेज दिया गया सिरोही। दूसरा, जो ओशिया का एसआई था उसका ट्रांसफर आईजी ने कर रखा था। तो ये तमाम चीजें वो बोलेगी क्योंकि उसे तो वोट लेने हैं वहां। तो सियासी साल है, चुनावी साल है, 3 महीने बाद चुनाव पे जाना है। तो दिव्या मदेरणा पॉलिटिकली वे में ठीक है, लेकिन ये ठीक है कि अशोक गहलोत राजस्थान की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, एंटी चीटिंग बिल लाए हैं, ये लाए हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की। राजेंद्र आर्य जी, जब ये आरोप लगते हैं कि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि विधायकों ने हमारी सरकार को बचाया और ये विधायक अपने मनमाने
अधिकारियों की पोस्टिंग करवाते हैं, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। रविंदर जी, मैं आपके साथ में एक तथ्य के साथ बात कर रहा हूं कि मई 2023 तक 35,000 अपराधियों को जेल की सलाखों के बीच में डाला या नहीं डाला, आप इस चीज का बताइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा गलत आंकड़े मत पेश करो, आंकड़े मत पढ़ो, काम कर रही है पुलिस, तो इन्वॉल्वमेंट रहती है खुद काम करने में। आंकड़ा का पन्ना लेके आ गए और डिबेट करने बैठ गए हो, आंकड़े जो होते हैं उस पर चर्चा करो ना। आपको बताता हूँ, राकोका के अंदर जिस तरीके से संगठित अपराधियों को, गैंगस्टरों को शरण देने वालों पे भी कार्रवाई होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ राजेंद्र जी, अगर इजाजत हो तो पुलिस इन चीजों में आपने जयपुर के बम ब्लास्ट अपराधियों की पैरवी कमजोर क्यों की? अगर आप बहुत सीरियस हो आतंक को लेके, अपराध को लेके, तो आप लोगों ने इसमें पैरवी कमजोर क्यों की? इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है आपके लिए? पता होगा आप गलत आंकड़े, एक अधिकारी ने आपको पन्ना पकड़ा दिया और उस पन्ना को लेके आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। राजस्थान में आपके विधायक आपके खिलाफ बोल रहे हैं, हमारी सांसद आपके खिलाफ बोल रही है, जनता आपके खिलाफ बोल रहे हैं, पत्रकार क्रिटिक्स आपके खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी आप अपनी आजादी से आंकड़े पढ़ रहे हो। ये आंकड़े अपने घर में। सुमन जी, एक मिनट सुन लेते हैं जवाब, एक मिनट जवाब सुन लेते हैं। आंकड़ों से इतर कुछ वो बोलना चाह रहे हैं, इन आंकड़ों से इतर कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुमन जी सुनना नहीं, कुछ नहीं बोलना चाह रहे। वो पन्ना अधिकारी ने पकड़ा दिया, उसको आके यहाँ पढ़ रहे हैं। जयपुर ब्लास्ट के अंदर पूरे अपराध के ऊपर हमारी सरकार थी तो अपराधियों को अंदर किया, भाजपा के आपकी सरकार ने आके उनकी पैरवी नजर की, जिसके कारण वो आजाद हुए। आरोप लगाए थे कि ये चार्जशीट बिल्कुल ही फेक है और इस तरीके से, और एनआईए को जांच के अंदर क्यों नहीं डाला गया? आपने उनको छोड़ के सड़क पर कर दिया। आप अपनी इसमें आप बात कीजिए, आप पूरी तरह से डिफॉल्टर है। जयपुर बम ब्लास्ट हुआ था, भाजपा के राज में हुआ था। सुमन जी, आप अपने ऊपर जो जयपुर ब्लास्ट के चीटर एक मिनट सुमन जी, मैं राजेंद्र जी से सवाल करूं जरा। एक मिनट राजेंद्र जी मुझे आप ये बताइए, एक मिनट सुमन जी प्लीज, सुमन जी एक मिनट, राजेंद्र जी मुझे ये बताइए कि आप आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, आप कानून का हवाला दे रहे हैं, आप ये हवाला दे रहे हैं कि अपराध होने के बाद आरोपियों को तुरंत पकड़ लिया जा रहा है। आप ऐसी कोई व्यवस्था या इस तरह का कोई आप ऐलान क्यों नहीं करते कि लगातार एक के बाद एक अपराध घटते जा रहे हैं, उन पर रोकथाम लगाई जाएगी? आप आंकड़ों का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन ये लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर कुछ पुख्ता तौर पर क्यों नहीं कहा जा रहा? सुनिए रविंदर जी, अपराध के ऊपर त्वरित कार्रवाई होना ही अपने आप में सबूत है कि अपराधियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाता, ना ही किसी तरीके की राजनीतिक दखलंदाजी राजस्थान में बर्दाश्त की जाती है। राजेंद्र जी, आपको पता नहीं है, अभी आज रिसेंटली घटना है, आपके कैबिनेट मंत्री के जो भतीजे हैं वो जाके दादागिरी से गुंडागिरी एक करके वैशाली नगर के अंदर एक करके मंत्री के ऊपर। आज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से निर्बाध एफआईआर सिस्टम लागू हुआ है उसके बाद, ठीक है राजेंद्र जी बस एक मिनट, राजेंद्र जी बस, सुमन जी अब आप बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होती है, आपके एफआईआर दर्ज होती है, किसी की छिपाई नहीं जाती, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो फिर आपको इसमें क्या समस्या है? आप मुझे बताइए, सुरेश ढाका की वकालत कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात है कि समय आप मुझे बताइए, मुख्य आरोपी था पेपर लीक के हजारों लाखों हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वाला, उस व्यक्ति की सिफारिश कौन कर रहा है? मिस्टर खुर्शीद। ये कौन है? मुख्यमंत्री के बहुत करीबी। ये पूरा राजस्थान जानता है और कहते हैं कि हम अपराधों में बड़े सजग हैं, हम अपराधियों को दंड देने में बहुत अग्रिम है। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। सुमन जी जो पेपर माफिया, आपको ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है, जो पेपर माफिया आपके राज्य में पनपा था, ये वसुंधरा सरकार थी 2000। राजपाल चौधरी, आपसे मेरा सवाल है कि बजरी माफियाओं को लेकर तो आरएलपी आपकी पार्टी लगातार मुखर हो रही है और कल यहां पर मुलाकात भी हुई, अपराध को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी को हमने देखा सड़कों पर उतरते हुए, आरएलपी बजरी माफियाओं से इतर इस मुद्दे पर लेकर कैसे जनता के बीच जाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे पेपर माफिया हो, या कोई और जघन्य अपराध होते हैं, जहां अन्याय होता है, जहां अपराध होते हैं, वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा आपको खड़ी मिलती है। हमने बजरी माफिया, अब ये कहते हैं, देखिए कितना बड़ा बजरी माफिया ये 100 शंकर मीणा वाला हत्याकांड था, कितने टाइम के बाद भी इन्होंने पूरे 24 घंटे निकल गए, एफआईआर दर्ज नहीं की और पुलिस ने खुद उसको शंकर मीणा को पास में खड़ा रह के उनकी हत्या करवा दी। और भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं, इनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
एबीपी के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित थे, जो अभी बलात्कार हुआ दलित बच्ची का, तो इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? कहां थे इनके नेता? अर्जुन राम जी बोलते हैं अरे एक दलित बच्ची के एक दलित के साथ में अत्याचार हुआ, कहां थे अर्जुन राम जी? मिलने क्यों नहीं गया? पीड़ित परिवार की बात कहां गए थे आप गए नहीं? वो विधायक बोलती है, मैं मानता हूँ वो विधायक का कोई स्टैंड नहीं है, जब उनको जरूरत पड़ती है। मिथिलेश जैन मैं साथ गोई के साथ आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या सर चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस तरह से मुद्दों की तलाश विपक्ष की तरफ से की जा रही है? क्या इसको बस इसी रूप में देख लिया जाए या वाकई में स्थिति गंभीर है कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए और हम कर रहे हैं। देखिए जो अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में यह कहा गया कि अशोक गहलोत का चेहरा 41% लोग चौथी बार मुख्यमंत्री के लिए मान रहे हैं, और जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ऐसे में एक लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा वेपन है, पॉलिटिकल वेपन, और उस पॉलिटिकल वेपन को भुनाने के लिए विधानसभा भी अभी चल रही है, संयोग है। तो इसलिए जो सियासी साल है वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के दम पर बीजेपी यूपी में रिपीट हुई है और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को ये बड़ा पॉलिटिकल वॉइस क्रिएट करके एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जिससे ये एक सबसे बड़ा गेम है। अब अशोक गहलोत जी पहली बार जब मुख्यमंत्री थे तो कोई विभाग नहीं रखा था उन्होंने, दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो शांति धारीवाल जी को गृह मंत्री बनाया, लेकिन उसके उनको एसआई का ट्रांसफर करने का पावर नहीं था। जिस तरीके से मुझे एक जल्दी से लास्ट बात बोलिएगा, और ये भी मैं आपसे कहूंगा कि अभी तक अगर ओसियां की बात करें, पीड़ित परिवार शव लेने को तैयार नहीं है, धरने पर बैठे अपनी मांगों के साथ। आपकी पार्टी लगातार इस तरह के मामले होते हैं तो डेलीगेशन जाता है, बताइए। देखिए डेलीगेशन जाता है। अभी राजपाल जी हम पे आरोप लगा रहे थे कि टीआरपी लेने की जरूरत नहीं है, हमें टीआरपी का शौक नहीं है। हम राजस्थान के जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल होते हैं और शामिल होते रहेंगे, इसके लिए चाहे कोई कुछ भी बोले हमें उसकी परवाह नहीं है। जहां तक मैं अभी जेमनी जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। जेमनी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाओं के कारण लोकप्रियता बढ़ी और 41% लोगों की लाइकिंग बनी, लेकिन अपराध को लेकर बीजेपी अपना लाइन सेट करी क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। अपराध तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप रोटी दे दो, दवाई दे दो, और अगर सुरक्षा नहीं देते हो। बिल्कुल। आखिरी राजेंद्र आर्य जी ये बताइए कि यहाँ दिव्या मदेरणा ने तो पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, धरने पर बैठे हुए हैं, शव नहीं ले रहे हैं, बताइए, और आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन बात करने को नहीं आ रहा उनके पास। देखिए रविंदर जी, पीड़ित परिवार के साथ में राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से खड़ी है। जो भी उनके साथ इंसाफ दिलाने के अंदर जो भी जरूरत होगा राजस्थान सरकार करेगी, और जिस तरीके से उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। और पूरी तरीके से मतलब राजपाल जी एक कमेंट आपसे। राजपाल जी पीड़ित परिवार मांग कर रहा है अपनी, शब्द नहीं लेंगे जब तक मांग नहीं मानी जाएंगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही एक जरिया है उनको न्याय दिलाएगी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने आज तो सभी अपनी तरीके से बातों को रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो आज हमने यहां पर उठाया था प्राइम डिबेट में कि दिव्या मदेरणा के सवाल उठाने से कांग्रेस को मुश्किल होगी, तो इसके हां और ना के जवाब के ऑप्शन हमने रखे थे। 66% लोगों का हां में जवाब और 34